राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं उसमें आज ब्रिटिश काल के समय सामाजिक सुधारों के संदर्भ में बने प्रमुख कानूनों को लेकर कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। तो आप प्रश्नों को देखिए और उनके उत्तर भी आप अपने से पहले देखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में सती प्रथा रोक कानून कब लागू हुआ था? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में सती प्रथा रोक कानून कब लागू हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सती प्रथा रोक अधिनियम जो बना था वो 1829 में बना था, लेकिन यह 1829 में सिर्फ कलकत्ता प्रेसिडेंसी में लागू था। यह मद्रास और उस समय यह मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू नहीं किया गया था। एक वर्ष पश्चात 1830 में इसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। सती प्रथा रोक अधिनियम को बनवाने में प्रमुख भूमिका राजा राम मोहन राय की थी। दरअसल ब्रिटिश सरकार या जो कंपनी की सरकार उस समय थी वह भारत के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहती थी। उसका मानना था कि ऐसा न हो कि हम सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करें और लोग विद्रोह कर दें, तो वो इसीलिए इससे बचना चाह रही थी। लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने कंपनी सरकार को यह समझाने का प्रयास किया कि इन सब ये जो सती प्रथा जैसे मुद्दे हैं इन पर विद्रोह होने की संभावना नगण्य है। जब ब्रिटिश सरकार इस बात से आश्वस्त हो गई कि इसको लेकर कोई विद्रोह नहीं होगा, तब उसने इसके लिए 1829 में एक कानून बनाया जिसके तहत सती बनने के लिए उकसाने पर भी हत्या के अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया। ठीक, इसमें एक ऑप्शन 1835 है। 1835 यह जो है यह मैकाले रिपोर्ट के लिए यह वर्ष विख्यात है। मैकाले रिपोर्ट जो कि शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट थी। मैकाले ने यह कहा कि भारत में अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। तो इस संदर्भ में दूसरा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी 1835 में की गई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इसी साल में इसी वर्ष की गई थी। तो यह इन दो के लिए बहुत ही विख्यात है। एक ऑप्शन है 1813। 1813 अपने चार्टर एक्ट के लिए विख्यात है। चार्टर एक्ट 1813 में जो पारित हुआ था उसमें कई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जैसे कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उसी पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अन्य सभी मामलों में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसी चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि भारत में मिशनरियाँ आ सकती हैं, यहाँ अपना मिशनरी कार्य वो कर सकते हैं। दरअसल कंपनी ने भारत में मिशनरियों कंपनी का जो क्षेत्र था, कंपनी अपने क्षेत्र में मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाए हुए थे, जिससे कि भारतीयों में विद्रोह की भावना न उत्पन्न हो। लेकिन 1813 में मिशनरियों के कंपनी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक जो थी वो हटा ली गई और उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इसी चार्टर एक्ट में शिक्षा के संदर्भ में एक बात कही गई थी कि कंपनी सरकार 1 लाख रुपया वार्षिक शिक्षा यहाँ के जो साहित्य है, यहाँ के विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च करेगी। ठीक, अगला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए, उसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 3 कथन है, इसमें से एक कथन असत्य है। आप इस असत्य कथन को पहचानें। पहला कथन है, केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बना। यह कथन सही है या गलत बताइए। बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बना। दूसरा कथन है, नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह की उम्र कम से कम 14 वर्ष निर्धारित की गई। बिल्कुल, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, यह एक्ट हिंदू और मुस्लिमों पर ही लागू हुआ था। ऐसा नहीं है, यह एक्ट जो लागू हुआ था यह हिंदू और मुस्लिम जैसे स्थापित धर्मों पर लागू नहीं था। इसमें एक शर्त थी कि इस एक्ट के तहत जो विवाह होंगे उसमें कम से कम एक पक्ष ईसाई होना चाहिए। तो यह तीसरा जो कथन है गलत है। तो इस तरह से केवल 3 असत्य कथन है।
अगला प्रश्न है, रुखमाबाई मुकदमा किससे संबंधित था? रुखमाबाई महाराष्ट्र की एक लड़की थी। 11 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह दादाजी भीखाजी के साथ किया गया था, लेकिन वो पढ़ना चाह रहे थे, इसलिए वो अपने ससुराल नहीं जाना चाह रहे थे। जबरदस्ती करने पर यह मुकदमा हुआ, रुखमाबाई मुकदमा। 1884-85 का ये केस है और इसमें रुखमाबाई ने अपने अधिकारों को लेकर यह लड़ाई लड़ी थी। पत्नी के अधिकारों से संबंधित लड़ाई थी। पति और पत्नी के जो संयुग्मित अधिकार होते हैं उसको लेकर यह मुकदमा बहुत ही प्रचारित किया गया दोनों पक्षों द्वारा। एक पक्ष जो कि रुखमाबाई का साथ दे रहा था, दूसरा पक्ष जो कि रुखमाबाई का विरोध कर रहा था, जिसमें कि तिलक जैसे लोग थे। बाल गंगाधर तिलक ने रुखमाबाई का विरोध किया कि वह स्थापित हिंदू धर्म की परंपरा को नहीं मान रही हैं और इसमें कोर्ट का दखल या ब्रिटिश सरकार का दखल हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तिलक का मानना था कि हमारे सामाजिक मामलों में ब्रिटिश लोगों का या ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। कर्वे ने रुखमाबाई का साथ दिया। उन्होंने कई लेख लिखकर जो बाल विवाह की प्रथा थी उसकी आलोचना की, विधवा विवाह न होने की आलोचना की। अंततः रुखमाबाई ने एक अखबार को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने एक हिंदू महिला के नाम से ये पत्र लिखा था, जिससे इस मामले को और प्रचार मिला। बाद में उन्होंने महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा और महारानी विक्टोरिया को जब पत्र लिखा तब विक्टोरिया ने इस विवाह को भंग किया और रुखमाबाई को लंदन मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा गया। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन से उन्होंने पढ़ाई की और चिकित्सक बने। ठीक। अगला प्रश्न है, नरबली निषेध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बना था? नरबली निषेध अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बना था। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, 4 ऑप्शन है इसमें, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में नरबली निषेध अधिनियम बना था। लॉर्ड हार्डिंग का काल 1844 से 48 इनका काल है लॉर्ड हार्डिंग का। लॉर्ड ऑकलैंड का जो काल है 1836 से 42 है। 1836 से 42 इनका कार्यकाल है। कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से 62। 1856 से 62 के दौरान ये गवर्नर जनरल है। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से 56। 1848 से 56 डलहौजी का कार्यकाल है। अब इसमें लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई उसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, इसी समय लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1848 से युद्ध 1838 से यह युद्ध शुरू हुआ था। ठीक। कलकत्ता से दिल्ली ग्रांड ट्रंक रोड इन्हीं के काल में बना। ग्रांड ट्रंक रोड इन्हीं के काल में बना। इस रोड को ग्रांड ट्रंक रोड इन्हीं के काल में कहा गया। लॉर्ड हार्डिंग के काल में की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। ठीक। लॉर्ड कैनिंग के काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। एक तो 1857 का विद्रोह इनके समय शुरू हुआ। इनके समय 1858 का एक्ट पारित हुआ। 1861 का एक्ट पारित हुआ। ये भारत के पहले वायसराय हैं, क्योंकि 1858 एक्ट के तहत यह कहा गया था कि वायसराय की 2 भूमिका होगी, एक गवर्नर जनरल की भूमिका होगी, दूसरी वायसराय की भूमिका होगी। तो पहले वायसराय भी हैं ये। इन्हीं के समय भारत में विभागीय वितरण प्रणाली शुरू की गई, यानी गवर्नर जनरल विभागों का बंटवारा किया। इनके समय 1857 के विद्रोह के पश्चात सैन्य पुनर्गठन किया गया, कार्यपालिकीय पुनर्गठन किया गया
इन्हीं के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इन्होंने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत आमंत्रित किया, जिन्होंने 1860 में सबसे पहले भारत में आयकर लगाया। बजट प्रणाली शुरू की गई। तो इस तरह से इनके कार्यकाल की ढेर सारी घटनाएं हैं। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की भी कई प्रमुख घटनाएं हैं। एक तो ये अपनी विलय नीति ड्रॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए कुख्यात हैं, जिसके तहत इन्होंने ढेर सारी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। सबसे पहले सतारा का विलय हुआ 1848 में। अवध को इन्होंने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके समय हुआ और पंजाब को साम्राज्य में मिलाया गया। 1854 में वुड डिस्पैच इन्हीं के समय आया। इन्हीं के समय बम्बई से ठाणे तक पहले रेल लाइन बिछाई गई। विद्युत तार सबसे पहले इन्हीं के समय आया। सौंदसी जो कि विद्युत तार के विशेषज्ञ थे, वो भारत बुलाए गए थे। गंगा नहर का निर्माण हुआ। PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग, पहले जो सार्वजनिक निर्माण थे वो सैन्य विभाग के अंतर्गत था, उसे अलग करके एक अलग विभाग उसे बनाया गया। ठीक। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाए गए अभियान का नेतृत्व किसने किया? ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाए गए अभियान का नेतृत्व किसने किया? ठगी प्रथा को समाप्त करने का जो काम था वह बेंटिक के काल में, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उस समय ये हुआ और बेंटिक ने कर्नल स्लीमन को यह कार्य सौंपा था। बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। इस अभियान का नेतृत्व कर्नल स्लीमन कर रहे थे। दरअसल ठग लोग जो कि मध्य भारत के जो जंगली इलाके थे, वन वाले इलाके थे, उसमें ये लोग सक्रिय थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। ये माना जाता है कि काली के पुजारी थे। इनके अपने संगठन, बहुत ही मजबूत संगठन था, बहुत ही व्यवस्थित संगठन था। कुछ लोग राहगीरों को लूटते थे, फिर रुमाल से फंदा लगाकर उनकी हत्या करते थे। एक ग्रुप जो है उस शव को दफनाता था, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगती थी। तो इसके लिए बेंटिक के समय में एक अभियान, ठगों को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व कर्नल स्लीमन ने किया। तो बेंटिक के विषय में हम जानते ही हैं कि लॉर्ड बेंटिक ने इन्हीं के समय में 1833 का एक्ट चार्टर अधिनियम आया और इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का जो अधिनियम बना था, इन्हीं के समय बना था। हेनरी लॉरेंस दरअसल एक सैन्य अधिकारी था। यह पंजाब जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका थी, और लाहौर में जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात लाहौर में जो रेजिडेंट बनाए गए, तो प्रथम रेजिडेंट बने हेनरी लॉरेंस। वहाँ से फिर इनके भाई जॉन लॉरेंस थे, डलहौजी और इनमें नहीं बनी, तो वहाँ से इन्हें फिर अवध भेजा गया और अवध में भी इनकी नियुक्ति हुई। अवध के भी रेजिडेंट रहे। अवध का जब विलय किया गया तो उस समय भी इन्हें अवध में नियुक्त किया गया, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये लखनऊ में मारे गए। आक्टर लोनी जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16, उसके एक सेना नायक थे। ठीक। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता का जो संस्कृत कॉलेज था वहाँ से पढ़े थे, और इस कॉलेज की स्थापना 1824 में PL स्क्वायर द्वारा की गई थी। बहुत ही विख्यात कॉलेज था और वहाँ इन्होंने संस्कृत पर एक तरह से महारत हासिल कर ली, तो इसी कॉलेज से इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। एल्फिस्टन कॉलेज जो कि 1856 में कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया। एक सोसाइटी 1824 में मुंबई में बनी थी, नेटिव एजुकेशन सोसाइटी। उस सोसाइटी के तहत स्कूल चलता था। 1827 में उस सोसाइटी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हायर एजुकेशन के लिए एक संस्था का गठन किया जाए। वह संस्था 1835 में अस्तित्व में आया
उसका नाम रखा गया एलिफेस्टन नेटिव कॉलेज एजुकेशन कॉलेज इंस्टीट्यूट, उसका नाम रखा गया एलिफेस्टन नेटिव इंस्टीट्यूट। बाद में इसके नाम को संक्षिप्त किया गया एलिफेस्टन इंस्टीट्यूट किया गया। दरअसल एलिफेस्टन बम्बई के गवर्नर रह चुके थे और उन्होंने बम्बई में पूना में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पे इस कॉलेज को रखा गया। 1856 में इसे हाई स्कूल से अलग कर दिया गया, तो यह कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आ गया 1856 में। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, जिसकी स्थापना ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा ही की गई थी। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा ही की गई थी और कलकत्ता का सबसे बड़ा कॉलेज था। सूर्यनाथ बनर्जी जैसे लोग यहाँ अध्यापन कार्य करते थे। फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इस कॉलेज में भी बड़ी बड़ी विभूतियाँ प्रोफेसर का कार्य की, जैसे कर्वे किए। और एलिफेस्टन कॉलेज से भी महाराष्ट्र के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, लगभग सभी एलिफेस्टन कॉलेज से पढ़े थे। अगला प्रश्न, विधवा, अच्छा ये जो संस्कृत कॉलेज में ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो पढ़े ही थे, साथ में इस कॉलेज में वो इस कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बने थे। और जब प्रधानाचार्य बने थे तो इस कॉलेज में वो निम्न जाति के लोगों के प्रवेश को भी अनुमति दे दिए थे। एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा इस संस्कृत कॉलेज के संदर्भ में लिया गया था कि निम्न जाति के लोगों को भी इस कॉलेज में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। संस्कृत कॉलेज एक बनारस में भी स्थापित हुआ था। 1791 में जोनाथन डंकन ने उसकी स्थापना की थी। ठीक, तो अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में पारित हुआ था। पहला कथन है कि यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ। दूसरा, इस अधिनियम का विरोध नदिया और वर्धमान के राजाओं ने किया था। तीसरा, इस विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना गया था। इसमें से असत्य कथन को चिन्हित करना है। आप इसमें से जो असत्य कथन है उसको बताएं। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ था। बिल्कुल सही कथन है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 में अधिनियम लागू किया गया। यह प्रश्न अकेले भी पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में लागू हुआ या किसके कार्यकाल में बना, तो उसमें डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग, आकलैंड जैसे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो उसमें कैनिंग के कार्यकाल में ये बना और लागू हुआ। दूसरा, इस अधिनियम का विरोध नदिया और वर्धमान के राजाओं ने किया था। दरअसल इस अधिनियम का विरोध नहीं किया था, इन लोगों ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। तो ये कथन असत्य है। नदिया और वर्धमान के जो राजा महताब चंद और श्री चंद थे, इन लोगों ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। वो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इस अधिनियम के समर्थकों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर महत्वपूर्ण थे, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है, इस विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना गया। बिल्कुल, इस विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना गया। यदि विवाह से उत्पन्न संतान को वैध नहीं माना जाता तो इस अधिनियम का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक, तो इसमें से सिर्फ दूसरा कथन असत्य है, तो केवल 2। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शिशु हत्या पर नियंत्रण और रोक लगाने संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? शिशु हत्या पर नियंत्रण और रोक लगाने संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो शिशु हत्या पर रोक लगाने के संदर्भ में जो कथन है उसमें पहला कथन है 1795 के बंगाल नियम 21 से। तो 1795 का जो बंगाल नियम 21 है, यह शिशु हत्या पर रोक से संबंधित नियम था। बिल्कुल सही है। दूसरा, 1802 में भी शिशु हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। यह 1795 का अधिनियम जो है, यह भी शिशु हत्या पर रोक
लगाने का प्रयास कर रहा था। 1802 का जो बंगाल नियम 6 था, इसके द्वारा भी शिशु हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, फिर भी पूरी सफलता नहीं मिली। अंततः 1870 में कन्या भ्रूण हत्या रोक अधिनियम बनाया गया। इस प्रकार से 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सही है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था? तो इसमें डी.के. कर्वे ने उनका पहला विवाह जो हुआ था, पहली पत्नी के देहांत के पश्चात दूसरा जो विवाह हुआ आनंदीबाई से उन्होंने विवाह किया, और वो एक विधवा थी, तो विधवा से इन्होंने विवाह किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में कई विधवा विवाह कलकत्ता में कराए गए थे। राजा राम मोहन राय भी विधवा पुनर्विवाह के समर्थकों में से थे। ठीक, अगला प्रश्न, भारत में दास्ता और मुलन संबंधी कानून कब बना था? भारत में दास्ता और मुलन संबंधी कानून 1843 में बनाया गया। 1833 में दास्ता उन्मूलन संबंधी कानून ब्रिटेन में बना था, ब्रिटिश संसद द्वारा। उसमें कहा गया था कि हमारे उपनिवेशों में दास्ता उन्मूलन संबंधी कानून बनने चाहिए, तो अंततः भारत में भी दास्ता उन्मूलन संबंधी कानून बना के दास्ता को रोक दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित हुआ 1891, और इसमें प्रमुख भूमिका थी बी.एम. मालावारी की इसमें प्रमुख भूमिका थी, और इन्होंने बाल विवाह के संदर्भ में कई लेख इन्होंने लिखा था। बी.एम. मालावारी ने बाल विवाह के संदर्भ में कई लेख लिखा था, और नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इनफोर्स विडोहुड के संदर्भ में, विधवा विवाह के संदर्भ में लिखा, और द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब नामक कविताएं लिखी। इन्होंने रुक्माबाई के केस में भी कई लेख लिखे हैं। तो इस तरह से लैंसडाउन 1891 लैंसडाउन के समय यह पारित हुआ। रिपन के समय, रिपन जो कि 1880 से 84 में गवर्नर जनरल थे, उनके समय में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। इन्होंने जो लिटन के समय वर्नाकुलर एक्ट बनाया था प्रेस पर नियंत्रण संबंधी, उसको समाप्त किया गया। लिटन जो है शस्त्र अधिनियम इनके समय बना था। भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने बनाया था। यानी ये अनुदारवादी थे और रिपन उदारवादी थे। डफरिन के समय कांग्रेस का गठन, सबसे महत्वपूर्ण घटना कि कांग्रेस का गठन डफरिन के समय ही किया गया था।